गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट पीएससी में आप सबका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास अपन देख रहे थे और ये मध्यकालीन भारत का दूसरा वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट के हमारा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये वीडियो है स्पेशली आपका महमूद गजनवी के ऊपर जाने वाला है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला पार्ट था हमारा अरबों का आक्रमण। तो यही जो अरबों का आक्रमण है, इस्लामिक आक्रमण है, इसी के अंतर्गत हमको महमूद गजनवी देखना है और इसी के अंतर्गत हमको मोहम्मद गौरी भी देखना है। तो फिलहाल अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? महमूद गजनवी से। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका मोहम्मद गौरी के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। समझेंगे सबसे पहले तो महमूद गजनवी। ये जो महमूद गजनवी है ये आया कहाँ से, कौन से वंश का था, किस जगह पर इस वंश का उदय हुआ, तो ये सारा कुछ अपन पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बन जाता है कि महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। कौन से वंश का था? यामिनी वंश का था, या फिर गजनी वंश भी कह सकते हैं इसको। लेकिन गजनी वंश तो कोई भी आंसर ले लेगा ना। तो स्पेशली जो आपको याद रखने वो क्या है कि महमूद जो गजनवी था वो यामिनी वंश का था। यह जो वंश है वो किस जगह पर उदित हुआ? तो यह जो वंश है वो ईरान में एक क्षेत्र पड़ता है गजनी, यहीं पर ये जो गजनी वंश है ये उदित होकर के सबके सामने आया था। अब देखेंगे गजनी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन को गजनी वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि इसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बन सके। इसका जो मुख्य मेन हीरो जो है वो कौन है? महमूद गजनवी है। इसने बस क्या किया था, इस वंश की स्थापना कर दी थी, एक नींव रख दिया था, बस यहाँ पर इसका बात खत्म हो जाता है। तो याद रखेंगे गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन था। इसने अपनी राजधानी गजनी को बनाया था। अल्पतगीन के बाद अगला शासक कौन बनता है? तो अल्पतगीन के बाद अगला शासक बनता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? तो ये जो सुबुक्तगीन है वो अल्पतगीन का दास भी था प्लस दामाद भी था। तो याद रखेंगे अल्पतगीन इस वंश का संस्थापक था, सुबुक्तगीन कौन था? तो जो सुबुक्तगीन है वो अल्पतगीन का दास था। तो अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो भारत में सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले वह तुर्क कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्क था आपका सुबुक्तगीन, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। सुबुक्तगीन कौन था? तो यह अल्पतगीन का दास था और पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखेंगे। अब देखिए जब सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया तब इसने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर किया? तो जो सुबुक्तगीन है तो ये गजनी क्षेत्र से आया हुआ। तो जब यह भारत पर अटैक करने के लिए आया तो भारत के पंजाब प्रांत में सबसे पहले इसने आक्रमण किया। और जिस टाइम पर इसने भारत के पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया उस टाइम पर पंजाब में शासक कौन था? तो उस टाइम पर पंजाब के राजा थे राजा जयपाल। इसके विरुद्ध इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया था। तो देखो इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका जो रिजल्ट है वो ना तो पूरी तरह से जयपाल के पक्ष में था और ना ही पूरी तरह से ये सुबुक्तगीन के पक्ष में था। तो ये भी आपने याद रखना है। सुबुक्तगीन से बस इतना ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे कि अगर पूछ लिया कि सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, आपको बताना है सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी आपका महमूद गजनवी नहीं सुबुक्तगीन था। ठीक है, उसके बाद फिर महमूद गजनवी आएगा। और जब सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो भारत के पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया। और उस टाइम पे पंजाब क्षेत्र में राज्य कौन कर रहा था? तो राजा जयपाल कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जो सुबुक्तगीन था ना, सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र, एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम है महमूद गजनवी। अब देखो जब सुबुक्तगीन की मृत्यु होने वाली थी तो सुबुक्तगीन ने क्या किया? अपने बड़े पुत्र इस्माइल को राजा बना दिया, उसको राजगद्दी सौंप दी। लेकिन महमूद गजनवी हर नजरिए से वो जो है इस्माइल से बेटर था, योग्य था। उसके बावजूद क्योंकि इस्माइल बड़ा था महमूद गजनवी से, इसलिए इस्माइल को ही राजपाट दे दिया गया। लेकिन महमूद गजनवी ने क्या किया? इस्माइल को ही बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन जाता है। तो यहाँ तक की कहानी समझ आई कि स्टार्ट कैसे हो रहा है? ईरान के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एकदम शॉर्टली क्विकली, है ना। ईरान के क्षेत्र में एक वंश का उदय हुआ जिसको गजनी वंश या फिर यामिनी वंश कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक के रूप में अल्पतगीन को देखा जाता है। अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। अल्पतगीन के बाद अगला शासक बनता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? तो यह अल्पतगीन का दामाद था प्लस दास भी था। सुबुक्तगीन वह पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिस टाइम पर यहाँ का राजा कौन था?
जयपाल था। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसका जो रिजल्ट है वो ना तो पूरी तरह से सुबुक्तगिन के पक्ष पर रहा और ना ही पूरी तरह से पंजाब के जो शासक है जयपाल इसके पक्ष में रहा। सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था गजनवी। सुबुक्तगिन ने इस्माइल को शासक बनाया अपने मृत्यु के समय, लेकिन जो गजनवी है वो हर मामले में उससे योग्य था, इसलिए उसने क्या किया, उसने इस्माइल को बंदी बना लिया और स्वयं जो है शासक बन जाता है। तो अब इससे आगे की जो कहानी है वो हमारे महमूद गजनवी के ऊपर से शुरू होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब समझेंगे, जब सुबुक्तगिन शासक था उस टाइम पर जो महमूद गजनवी है वो खुरासान क्षेत्र का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था, वहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको कहा जाता है खुरासान। तो खुरासान क्षेत्र का ये राज्यपाल था। जब देखो इन इस्लामियों के मध्य ये जो आक्रमणकारी आ रहे हैं ना, इनके मध्य एक क्या बोलना चाहिए, एक विधि था, एक परंपरा था कि जो भी शासक बनेगा उसको जा करके पहले खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो परंपरा है इनकी चलती ही आ रही थी। तो यही जब गजनवी जो है शासक बन जाता है तो वह भी खलीफा से अनुमति लेने के लिए जाता है। तो उस टाइम पर खलीफा कौन था, तो जो खलीफा है वो उस टाइम पर अल कादिर बिल्लाह था। उस टाइम के खलीफा का क्या नाम था, अल कादिर बिल्लाह था। तो जब गजनवी अल कादिर बिल्लाह के पास पहुंचता है, जो उस टाइम का क्या था, उस टाइम का खलीफा था। खलीफा कौन होता है भाई, खलीफा एक धार्मिक गुरु होते हैं। इनमें परंपरा थी कि जो भी शासक बनेगा पहले जाकर के खलीफा से अनुमति लेगा, उसके बाद ही शासक बनेगा। तो इसी क्रम में गजनवी भी पहुंचा अपने खलीफा के पास जो कि अल कादिर बिल्लाह था। तो जब उसे परमिशन लेने के लिए पहुंचा तो उस टाइम पर जो अल कादिर बिल्लाह है उन्होंने महमूद गजनवी को दो उपाधियां दी थी। कौन कौन सी उपाधि दी थी, तो पहली उपाधि थी यामीन उद दौला। कौन सी उपाधि थी, यामीन उद दौला। क्वेश्चन में आ जाएगा कि यामीन उद दौला किसकी उपाधि है या यामीन उद दौला की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो आपको याद रखना है अल कादिर बिल्लाह ने प्रदान किया था यामीन उद दौला की उपाधि किसको, गजनवी को। यामीन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो एक तो ये उपाधि हो गया। दूसरी उपाधि इसने दी यामीन उल बिल्लाह की उपाधि। इसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षण। तो इस प्रकार से दो उपाधियां हैं जो कि महमूद गजनवी को दिया गया। किसने दिया, तो उस टाइम के तत्कालिक जो खलीफा थे जिसका नाम क्या था, अल कादिर बिल्लाह था, इन्होंने दिया था। तो ये दो उपाधि जो है खलीफा के माध्यम से दिया गया। महमूद गजनवी ने एक तीसरी उपाधि भी धारण की जिसको कहा जाता है सुल्तान की उपाधि। और इस सुल्तान की उपाधि किसने दिया, तो इस सुल्तान की उपाधि भी एक खलीफा ने ही दिया था, लेकिन यह जो खलीफा है वो बागदाद का खलीफा था और इनका नाम था अब्बासी। तो बागदाद के खलीफा अब्बासी ने एक उपाधि दिया किसको, महमूद गजनवी को, और वो उपाधि कौन सी थी, सुल्तान की उपाधि थी। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि महमूद गजनवी कैसे भारत में एंटर करता है, उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि एक इतिहासकार थे जिनका नाम था सर हेनरी इलियट। क्या नाम था, सर हेनरी इलियट। इनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसके अनुसार, तो सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब हम समझेंगे कि जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा है तो आक्रमण करने के पीछे उसका कुछ न कुछ उद्देश्य तो जरूर रहा होगा। तो महमूद गजनवी का सबसे मेन उद्देश्य था धन को एकत्रित करना, धन की प्राप्ति करना। देखो उसका इंटेंशन ये कभी भी नहीं था कि भारत में जाकर के अपना साम्राज्य का विस्तार करे। कभी भी ये उसका उद्देश्य नहीं रहा कि भारत में जाकर के अपना साम्राज्य का विस्तार करे। उसका हमेशा से सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा था और वो उद्देश्य था कि वह धन एकत्र करना चाहता था। वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन इकट्ठा करना चाहता था, भारत से धन लूटना चाहता था और उस धन को ले जा करके अपने मध्य एशिया को मजबूत बनाना चाहता था। इसका एक उद्देश्य तो ये था। दूसरा उद्देश्य क्या था, तो दूसरा उद्देश्य महमूद गजनवी का ये था कि वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो दो मेन उद्देश्य है महमूद गजनवी के जो आपने याद रखना है। एक तो धन एकत्र करना चाहता था और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था।
अब अपन बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के ऊपर कि उसने कहां कहां कब कब आक्रमण किया था। जैसा कि हमने अभी देखा, सर हेरनी ने क्या बताया कि महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने की शुरुआत इसने की थी बच्चे सन 1000 ईस्वी से। सन 1000 ईस्वी से इसने आक्रमण करने की शुरुआत की और सन 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया था। तो सन 1000 से 1027 के बीच टोटल इसने 17 बार आक्रमण किए थे और इन्हीं आक्रमणों के बारे में आज अपने को देखना है। लेकिन आप पूरे 27 आक्रमण के बारे में तो नहीं देख सकते, तो जो आक्रमण उसके लिए इंपॉर्टेंट था, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसने आक्रमण किया था सन 1000 ईस्वी में। सन 1000 ईस्वी में उसने भारत के पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस टाइम पर पंजाब क्षेत्र के राजा थे राजा जयपाल। तो देखो, जब इसने स्टार्टिंग में सन 1000 ईस्वी में आक्रमण किया तो पंजाब की सीमा प्रांत से ही वापस लौट गया। सीमा के क्षेत्र में जितने भी जगह थे थोड़ा मोड़ा उसको लूटा और वापस वो चला गया कहाँ, अपना गजनी। उसके बाद 1001 ईस्वी में वो फिर से भारत पर आया और पंजाब क्षेत्र पर ही आक्रमण किया और जयपाल सिंह को इस बार उसने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। इतना बुरी तरीके से पराजित किया कि जो जयपाल सिंह है वो शर्मिंदा महसूस करने लगा, आत्मग्लानि से भर गया और आत्मग्लानि से भरने के बाद उसने आत्महत्या कर लिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पूछ लेगा कि वह कौन सा शासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण से आत्महत्या कर लिया था, तो वो था जयपाल, जो कि पंजाब का शासक था। क्यों समझ आया? क्योंकि इसने 2 बार उसको आक्रमण में पराजित किया था। क्लियर है? नेक्स्ट उसने आक्रमण किया सन 1008-1009 ईस्वी में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब 1008 और 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो इस बार भी उसने पंजाब क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। लेकिन इस बार पंजाब क्षेत्र के शासक कौन है? तो इस बार पंजाब क्षेत्र के शासक हैं उसी जयपाल का पुत्र आनंदपाल। ठीक है, क्योंकि जयपाल ने तो आत्महत्या कर लिया था, तो अब शासक के रूप में आनंदपाल बैठा हुआ है। तो आनंदपाल को भी महमूद गजनवी ने पराजित किया। इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्योंकि इस विजय के बाद महमूद गजनवी को सिर्फ धन लुटेरा ही नहीं बल्कि मूर्ति भंजक भी कहा जाने लगा। मूर्ति भंजक क्यों? मूर्ति भंजक इसलिए क्योंकि इसके बाद उसने एक नया तरीका सीखा था। वो जिस भी क्षेत्र को लूटता जा करके वहां के मंदिर को भी अवश्य लूटता था और मंदिर में जो मूर्ति होती थी उसको बीच से तोड़ देता था और उस पत्थर को भी अपने साथ लेकर के जाता था और उस पत्थर को ऐसे जगह पर यूज करता था जो कि भारतीयों के लिए एक शर्म की बात होगी। एक भगवान जो हमारे लिए भगवान धार्मिक स्थिति के रूप में हम जानते हैं, उस भगवान के पत्थर को वो एक गंदे जगह पर यूज किया करता था। इतना दुष्ट था महमूद गजनवी। तो इसलिए याद रखना है कि कौन से आक्रमण के बाद उसको मूर्ति भंजक कहा गया। तो 1008-1009 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध जो उसने आक्रमण किया था उसके बाद ही उसको मूर्ति भंजक कहा जाने लगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका 1018-1019 ईस्वी का। 1018 और 1019 ईस्वी में इसने मथुरा और कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया था। एक्चुअली में क्या हुआ, महमूद गजनवी को किसी ने बताया कि भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो सोने के गहने पहने रहते हैं, वहाँ तुमको अपार मात्रा में धन संपत्ति मिल जाएगा। तो इसलिए उसने अपना अगला टारगेट बनाया मथुरा और कन्नौज वाले क्षेत्र को, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी मंदिर होते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। वहाँ आया और वहां को उसने लूट करके अपने साथ ले गया। तो जिस टाइम पर मथुरा के क्षेत्र में उसने आक्रमण किया उस टाइम पर मथुरा वाले एरिया में प्रतिहार वंश शासन कर रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इसका 1019 और 1020 ईस्वी में जो इसने युद्ध किया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महमूद गजनवी ने जो 17 बार आक्रमण किया था बच्चे, उसमें लगभग उसने 17 के 17 आक्रमण को जीता था। लगभग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक युद्ध वो हार गया था। और वो कौन सा युद्ध था? 1019-20 का युद्ध। 1019-20 ईस्वी में उसने चंदेल के राजा विद्याधर के विरुद्ध आक्रमण किया। तो जो चंदेल के राजा विद्याधर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल साहस पूर्वक उसका सामना किया और महमूद गजनवी को पराजित कर दिया। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये एकमात्र युद्ध है जिसमें महमूद गजनवी परास्त हुआ। ठीक है, तो कौन सा शासक था जिसने महमूद गजनवी को परास्त किया? तो वह था चंदेल शासक, जिसका क्या नाम है? विद्याधर। इन्होंने महमूद गजनवी को परास्त किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल एक ही आक्रमण में वो हारा है, बाकी जितने भी आक्रमण उसने किए उस सब में उसको विजय ही प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट है आपका 1025 ईस्वी का आक्रमण। 1025 ईस्वी में जो उसने आक्रमण किया वो 16वें नंबर का आक्रमण था और यह आक्रमण उसने किया सोमनाथ मंदिर के ऊपर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है भाई? तो सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है आपका, वहां पर सोमनाथ मंदिर है और यहीं पर महमूद गजनवी ने अपने 16वें नंबर का आक्रमण किया था। देखो कुछ कुछ सोर्सेस में 17वें नंबर दिया गया है और बहुत सारे लोगों को ये पता है कि सोमनाथ का जो आक्रमण इसके द्वारा किया गया वो 17वां नंबर का आक्रमण था, जो कि बिल्कुल गलत है ना। उसने 16वें नंबर पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर है क्या चीज? तो वहाँ एक शिव जी की प्रतिमा है, एक शिव जी का मूर्ति है, ठीक है। शिव जी का जो लिंग होता है वो वहाँ पर विराजित है। तो सोमनाथ के मंदिर को उसने 16वें नंबर पर लूटा और यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अभी तक जितना भी उसने आक्रमण किया था उसमें उतना धन उसको नहीं मिला जितना अकेले सोमनाथ मंदिर से उसको प्राप्त हो गया था। कितना प्राप्त हो गया था? तो लगभग 20 लाख दिनार उसको वहां से प्राप्त हुआ था। 20 लाख दिनार स्वर्ण मुद्राएं जो महमूद गजनवी है उसको अकेले सोमनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। अब इतने सारे मुद्राओं को, इतने सारे दिनारों को अपने साथ ऊंट और घोड़ों के माध्यम से लाद करके वापस गजनी लेके जा रहा था। तो उसी क्रम में बीच में उसको जाटों ने रोक लिया और जाटों ने उसके बहुत सारे धन को लूट लिया और लूट करके वापस चला गया। तो उस टाइम पर तो अपने बाकी धन को बचाते हुए गजनवी जो है वापस गजनी आ गया, लेकिन उसने प्रण लिया कि मैं इन जाटों को सबक जरूर सिखाऊंगा जिसने मेरा धन को लूटा है, क्योंकि वो धन के लिए तो मरे जा रहा था, उसको धन प्राप्त करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। तो इसी कारण से जाटों के विरुद्ध उसने सबसे अंतिम आक्रमण किया, 17वें नंबर का आक्रमण किया 1027 ईस्वी में। तो 1027 ईस्वी में सबसे अंतिम आक्रमण उसने जाटों के विरुद्ध किया। कौन से जाट? वही जाट जिसने जब वो सोमनाथ से लूट करके जा रहा था तो उसको बीच में रोका था और इन जाटों को उसने परास्त भी किया। और 1027 ईस्वी में जो एक बार भारत आया है वो उसका सबसे अंतिम यात्रा था। उसके बाद फिर वो चला गया अपने गजनी वापस। कहा जाता है कि 1027 ईस्वी के बाद वो पागल हो गया था। पागल क्यों हो गया था? क्योंकि उसने इतनी सारी संपत्ति एकत्रित कर ली थी, एक रूम में अपना सारा संपत्ति को डाल लिया था और कहते हैं कि दिन भर वो अपने उन सोने के गहनों को, धन को, मुद्राओं को दिन भर देखते रहता था, उसी के सामने खाता था, उसी के सामने सोता था। मतलब उसकी जो दिमाग है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था, पूरी तरह से पागल हो गया था। फिर एक समय ऐसा है जब उसके मन में वहम हो गया कि 1 मिनट के लिए भी अगर मैं इस कमरे को छोड़ करके जाऊंगा तो मेरे पीछे से कोई व्यक्ति आएगा और इस कमरे में घुस जाएगा और पूरा धन को लूट लेगा। और इसी वजह से वह अपने आप को उस कमरे में ही बंद कर लेता है और फाइनली इसका परिणाम ये होता है कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो गई। तो बताओ, इतना मेहनत करके धन लूटा था, उसका कुछ फल मिला उसको? 3 साल भी तो वो अपने गहने के साथ, अपने धन के साथ एंजॉय नहीं कर पाया था। तो इसीलिए उतना ही कमाइए जितना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब पैसा एकत्रित हो जाता है तो आपकी सुख शांति भी छीन लेता है। बड़े बुजुर्ग जो कहा गया है वो ऐसे ही तो नहीं कहा गया है, ठीक है। अब इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से इतिहासकार रहते थे। तो दरबारी इतिहासकार में सबसे पहला नाम है आपका उत्तबी का। उत्तबी ने यह गजनवी के दरबार में रहता था और इसने 2 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सा पुस्तक है भाई? तो एक है किताब उल यामिनी और दूसरा है तारीख ए यामिनी। तो किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी ये किसकी रचना है? तो ये उत्तबी की रचना है। उत्तबी किसके दरबार में रहता था? तो गजनवी के दरबार में रहता था। क्लियर है। दूसरे इतिहासकार है अल-बरूनी ये 11वीं सदी में गजनवी के साथ आया था। कौन? अल-बरूनी ये 11वीं सदी में गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किताब उल हिंद नामक एक पुस्तक की रचना की जिसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है। किताब उल हिंद की रचना किसने करी? तो अल-बरूनी ने किया था और यह 11वीं सदी में गजनवी के साथ आया था। अब देखो, इसने जो किताब उल हिंद की रचना की है ना, यह इसने अरबी भाषा में लिखा है। तो इस पुस्तक को हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। तो इस पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो इस पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था शाचाऊ नामक व्यक्ति ने। और हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया? तो हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम है रजनीकांत शर्मा। जो अल-बरूनी था वो पहला इस्लामिक था, पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। तो पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था आपका
अल बरूनी, जो कि गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। क्लियर है। अब इसी क्रम में एक और इतिहासकार है जिसका नाम है फिरदौसी। यह भी गजनवी के दरबार में रहता था। इसने एक पुस्तक की रचना करी और उस पुस्तक को नाम दिया शाहनामा। मतलब शाहनामा नामक एक पुस्तक की रचना कौन कर रहा है? फिरदौसी कर रहा है। और इसने इस शाहनामा नामक पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में लिखा है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शाहनामा जो पुस्तक है इसको अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। और ये जो फिरदौसी है इसको पूर्व का होमर यह टाइटल दिया गया है। एक टाइटल दिया गया है पूर्व का होमर। तो एग्जाम में यही आ जाएगा। एक तो पूछ लेगा कि अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है अफगानिस्तान का महाभारत शाहनामा को कहा जाता है जिसकी रचना फिरदौसी ने किया था। पूर्व का होमर यह टाइटल किसको दिया गया है? तो पूर्व का होमर यह टाइटल भी फिरदौसी को ही दिया गया है। नेक्स्ट है बैहाकी। यह भी दरबारी इतिहासकार था। इसने सुबुक्तगिन का इतिहास लिखा है और इसकी रचना का नाम है तारीख ए सुबुक्तगिन। तो इस प्रकार से इतने इतिहासकार गजनवी के दरबार में रहते थे जो आपको याद रखना है। अब देखो, जब गजनवी यहाँ आया तो इसने एक मुद्रा चलाया और उस मुद्रा में उसने संस्कृत भाषा में लिखवाया। तो इसी को कहा जाता है संस्कृत मुद्रा लेखन। तो वो जो सिक्का चलाया तो उस सिक्का के एक साइड पर उसने पूरी संस्कृत भाषा में लिखवाई है और दूसरे साइड पर उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया है। तो याद रखेंगे वह शासक कौन था जिसने अपने सिक्के में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया? तो आपका गजनवी था। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसके अलावा इसने चांदी के भी सिक्के चलाए थे, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये कूट में पूछ लेता है कि क्या उसने सिर्फ मुद्रा लेख ही चलाया था संस्कृत भाषा का, या चांदी का सिक्का भी चलाया था, या दोनों चलाया था, या दोनों ही नहीं चलाया था। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसने दोनों ही सिक्का चलाया था। क्लियर है। तो इस प्रकार के आज के वीडियो में बस इतना ही। याद रखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 बार जब आप इसी वीडियो को देखेंगे तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें। ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करिए, कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। प्लस अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे तभी मैं लाइव आ सकूंगी और लाइव आकर के अच्छे से आप लोगों का क्लास ले पाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।